Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So my dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके DSC पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड पर। स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक थीम रही है, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है शॉर्ट नोट्स को पूछने का, एंड कौन कौन से शॉर्ट नोट्स इस बार आपके पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, इस बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जानने और समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार आप उन शॉर्ट नोट्स का आंसर जो है लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि ये जो सार्क इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या फुल फॉर्म है एंड ये किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया। आपको बता दें कि जो सार्क जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि क्या इसकी फुल फॉर्म है एंड किस ईयर में ये एस्टेब्लिश किया गया। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं आपके पास्ट ईयर पेपर्स में। डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट शॉर्ट नोट है जो पूछा गया है वो है इंडियाज़ रिलेशंस विद एशियान। इसमें आपको बताना है कि इंडिया के किस प्रकार के रिलेशंस हैं एशियान के साथ। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एशियान क्या है। एशियान स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये जो एशियान है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1967 में हुई थी with the signing of the ASEAN Declaration by its founding fathers। अब देखिए, एशियान के अगर हम फाउंडिंग फादर्स की बात करें तो इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो हैं इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस। ये जो हैं ये इसके फाउंडिंग फादर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके कार्य की बात करें कि ये क्यों एस्टेब्लिश किया गया, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसलिए की गई थी कि प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एम राइजिंग टेंशंस एमंग द एशिया पैसिफिक्स पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। जितनी भी टेंशन जो थी, जो राइज हो रही थी, ठीक है, एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में, उसके लिए इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि जो एशियान है इसका क्या मोटो है, ठीक है, क्या इसका विज़न है, क्या इसका मोटो है, ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। एंड साथ ही डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी बताएं कि प्रेजेंट टाइम में एशियान में कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर नेशंस हैं एशियान ग्रुप के अंदर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएंगे। देन स्टूडेंट्स, बात करें कि इंडिया एशियन की, ठीक है, कि इंडिया के किस प्रकार के रिलेशंस हैं एशियान के साथ। तो देखिए, एशियान इज़ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो एशियान है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज विच प्रमोट इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन एंड फैसिलिटेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, military, educational and socio-cultural integration among its member and other Asian states। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया एंड एशियन के बीच जो रिलेशंस हैं वो हमें हिस्टोरिकली एंड कल्चरल रिलेशंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो हिंदुइज्म है, जो बुद्धिज़्म है एंड जो इस्लाम है, स्प्रेड फ्रॉम इंडिया टू द रीजन एंड द इम्प्रिंट ऑफ द शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज इज़ ऑल्सो सीन इन आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर। ये देखिए, हिंदुइज्म जो है, बुद्धिज़्म जो है, इस्लाम जो है, ये स्प्रेड हुआ है भारत से टू द रीजन एंड द इम्प्रिंट ऑफ दिस शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज इज़ ऑल्सो, ये जो है हमें या क्या कहते हैं आर्ट फॉर्म्स में और आर्किटेक्चर में देखने को भी मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भारत जो है आज़ाद हुआ था तब जो है जो एशियान एंड इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं थे, ठीक है, क्योंकि एशियान जो था वो एक यूएस कैंप के अंडर आता था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड एंड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड जैसे ही कोल्ड वॉर जो है ख़त्म होता है उसके बाद इंडिया एंड एशियन रिलेशंस जो हैं हैव इवॉल्व्ड, वो इवॉल्व होते हैं फ्रॉम जस्ट इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक हाइट ओनिंग टू, ठीक है, केवल और केवल इकोनॉमिक टाइज को जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसके लिए जो रिलेशंस हैं वो इवॉल्व होते हैं बिटवीन इंडिया एंड एशियन।
देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो रिलेशंस हैं वो आप एक टाइमलाइन के साथ इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1967 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एशियान बाय मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। देन 1991 में होता है, दो मेजर इवेंट्स होते हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि 1991 में ऐसे कौन से दो मेजर इवेंट्स होते हैं जिनसे जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल पलट जाती है। ठीक है। देन 1992 में क्या होता है कि इंडिया बिकेम एशियान सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर। 1992 में क्या है, जो इंडिया है वो एशियान की सेक्टरल डायलॉग पार्टनर बन जाता है। देन 1995 में जो इंडिया है वो एक फुल डायलॉग पार्टनर बन जाता है एशियान का। देन 1996 में क्या होता है, जो इंडिया है वो मेंबर जो है वो बन जाता है एशियान रीजनल फोरम का, यानी कि ARF का। ठीक है। देन 2002 में क्या होता है कि इंडिया एंड एशियान बिगिन टू होल्ड एनुअल समिट लेवल मीटिंग्स। ये जो हैं एनुअल जो एनुअल समिट लेवल मीटिंग है वो जो है होल्ड होती हैं। ठीक है। देन 2009 में क्या होता है कि इंडिया एंड एशियान जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं इन गुड्स वॉज कंक्लूडेड। देन 2012 में क्या होता है कि इंडिया एशियान स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो कंक्लूड होती है। देन 2014 में जो इंडिया एशियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या कहते हैं सर्विस में आता है, एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो कंक्लूड होती हैं। ठीक है। देन 2018 में क्या होता है कि इंडिया एशियान सेलिब्रेटेड 25 ईयर्स ऑफ देयर रिलेशनशिप। ये जो हैं अपने रिलेशनशिप के 25 साल को सेलिब्रेट करते हैं बाय होल्डिंग अ कम्युनिकेटिव समिट। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर एक फैक्ट की बात बताएं तो एशियान इज करंटली इंडियाज 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो एशियान है वो प्रेजेंट टाइम में इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड देखिए जो हिंदू रिलीजियस जो सिंबल्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो कि फाउंडिंग फादर्स में भी आता है। ठीक है। तो ये है इंडियाज रिलेशंस विद एशियान। मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी क्वेश्चंस हमने आपसे पूछे हैं आप उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर देंगे। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है शॉर्ट नोट्स का वो है इंदिरा डॉक्ट्राइन। इसमें बेसिकली आपको जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है इन द टाइम ऑफ इंदिरा गवर्नमेंट, ठीक है, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी थी वो बेसिकली आपको यहाँ पर इंदिरा डॉक्ट्राइन में मेंशन करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम फॉरेन पॉलिसी इन द इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट की टाइम बात करें तो देखिए काफ़ी यूनिक जो है इनकी फॉरेन पॉलिसी रही है। ठीक है। एंड मुझे उम्मीद है कि आप जानते भी होंगे किस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिया में जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी तो उस टाइम थी। ठीक है। कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट किए गए थे, कौन कौन से जो डिसीजंस है वो लिए गए थे, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो आप प्लीज़ इंदिरा डॉक्ट्राइन को ईजिली जो है लिख सकते हैं। ठीक है। ये जो डिफरेंट 6 पेजेस जो आते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के उसके अंदर ये शामिल हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मोदीज स्टाइल ऑफ नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजीज इन फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर बेसिकली आपको जो मोदीज गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेसिकली आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है। इसमें आपको मोदीज डॉक्ट्राइन बताना है। ठीक है। तो देखिए ये जो मोदी की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो इनका सिर्फ एक फोकस सबसे ज़्यादा रहा है कि मोदीज फॉरेन पॉलिसी इज़ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़। इनका जो इनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वो रहा है कि जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करना। ठीक है। इन साउथ एशिया एंड एंगेजिंग द एक्सटेंडेड नेबरहुड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द मेजर ग्लोबल पावर्स। ठीक है। तो ये जो हैं बेसिकली इनका ज़्यादा फोकस रहा है कि अदर कंट्रीज़ के साथ जो साउथ एशिया जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो रिलेशंस हैं उनको और बेहतर किया जाए। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका एक मेन पॉइंट है मोदीज स्टाइल ऑफ नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजीज इन फॉरेन पॉलिसी का। इसमें काफ़ी पॉइंट्स को आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रोल ऑफ इंडिया इन द UNSC रिफॉर्म। अब सबसे पहले बताएं कि UNSC का क्या फुल फॉर्म है। देखिए UNSC का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर आपको बताना है कि भारत का क्या रोल रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके अंदर। इसका भी आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। बेसिकली जो ये UNSC जो है इसका जो पर्पस है वो ये है कि ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पीस एंड जो सिक्योरिटी है, ठीक है, ये जो है मेंटेन कर कर रखता है इंटरनेशनल पीस को एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी को। ये इसका एक मेन टारगेट है, इसका ये मेन पर्पस है। अब जो भी इसके अंदर रिफॉर्म्स हुए हैं इसमें क्या अहम रोल रहा है इंडिया का, वो बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट विच इज़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब देखिए सबसे पहले आपको बताना है कि टेररिज्म क्या होता है, ठीक है, क्या मायने हैं आतंकवाद के। सो देखिए terrorism is a term that is seen in the news very regularly. It is a broad term and encompasses a wide variety of events and concepts. Terrorism affects the world deeply and India particularly has been a victim of terror act परपिट्रेटेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखिए जो अगर हम टेररिज्म की बात करें तो इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलती हैं। ये जो टर्म है टेररिज्म ये काफ़ी ब्रॉड है एंड इसकी केवल एक डेफिनेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। काफ़ी लोग जो हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में इस टेररिज्म को डिफाइन करते हैं। जनरली द टर्म टेररिज्म इंडिकेट अ क्रिमिनल एंड वायलेंट एक्टिविटी। बेसिकली जो ये टेररिज्म है जनरली अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट करती है एक क्रिमिनल और एक वायलेंट एक्टिविटी को जो कि परफॉर्म की जाती है एक इंडिविजुअल के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा, या फिर एक इंडिविजुअल के द्वारा, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक टेरर अमंग द जनरल पब्लिक एंड सेंड मैसेजेस टू द पब्लिक एंड गवर्नमेंट टू फुलफिल अ गोल। अब देखिए अगर हम एक बेसिक डेफिनेशंस की बात करें तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन है उसके अकॉर्डिंग जो टेररिज्म है वो इस तरह डिफाइन होती है कि एनी क्रिमिनल एक्ट इंटेंडेड और कैलकुलेटेड टू प्रोवोक अ स्टेट ऑफ टेरर इन द जनरल पब्लिक, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और पार्टिकुलर पर्सन्स फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस आर इन एनी सर्कमस्टांसेस अनजस्टिफिएबल whatever the considerations of a political, philosophical, ideological, radical, ethnic, religious or any other nature that may be invoked to justify them. देन स्टूडेंट्स 2002 में जो यूरोपियन यूनियन है वो डिस्क्राइब करता है टेररिज्म को इस तरह कि टेररिज्म एज हैविंग द एम ऑफ डिसएस्टेब्लिशिंग और डिस्ट्रॉइंग द फंडामेंटल पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंट्री। अब देखिए ये जो टेररिज्म है ये काफ़ी टाइप्स का होता है, ठीक है, जिसमें डिसेंट टेररिज्म है, लेफ्ट विंग और राइट विंग टेररिज्म है, रिलीजियस टेररिज्म है एंड क्रिमिनल टेररिज्म है। काफ़ी और तरीके से भी हम इसको जो है डिफाइन करते हैं। देन इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। बेसिकली आपको यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये इंडिया एंड पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको डिफाइन करना है। It is when the soil of one country is used to create terror or engage in terrorism against its neighboring countries across the border. ये एक बेसिक डेफिनेशन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। अब देखिए इंडिया जो है वो एक विक्टिम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, whose source is पाकिस्तान। बेसिकली द टर्म क्रॉस बॉर्डर implies a movement or an activity। बेसिकली ये जो क्रॉस बॉर्डर है ये इम्प्लाई करता है एक मूवमेंट को, एक एक्टिविटी को अक्रॉस अ बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स आप इसको अपनी SOL की जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की जो बुक प्रोवाइड कराई गई है उसमें से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली आपकी यूनिट 4 के अंदर दिया गया है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंडिया रसिया रिलेशंस। देखिए जो इंडिया रसिया रिलेशंस है इसको आपको एक फुल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और एंड इस प्रकार शॉर्ट नोट्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया रसिया रिलेशंस आपको यहाँ पर डिफाइन करने हैं कि कोल्ड वॉर से पहले किस प्रकार के रिलेशंस थे एंड पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद किस प्रकार के रिलेशंस रहे हैं इंडिया रसिया के, ठीक है, एंड रिसेंटली किस प्रकार के डेवलपमेंट हुए हैं, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंडिया रसिया रिलेशंस बेहतर तरीके से कर लेंगे। ये आप यूनिट 2 जो कि आपको पढ़ना है जिसमें रिलेशंस विद USA एंड USSR और रसिया, ठीक है, उसके अंदर से ये जो शॉर्ट नोट है ये पूछा गया है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सार्क, जिसके बारे में हमने आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स सेक्शन में दे दिया होगा। अगर नहीं पता है आपको सार्क की क्या फुल डेफिनेशन है, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, तो आइए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट सार्क की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन
फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन का एक एसोसिएशन है, किसके लिए? रीजनल कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो सार्क की जो फुल डेफिनेशन है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो की गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड रीजनल इंटीग्रेशन के लिए इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है की गई थी। इसकी अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में स्थापित किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसमें कितने नंबर ऑफ कंट्रीज शामिल हैं, तो देखिए इसके अंदर मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ को मिलाकर टोटल 8 मेंबर कंट्रीज इसके जो हैं पार्ट हैं। ठीक है, इसके मेंबर हैं। देन स्टूडेंट्स, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है सभी साउथ एशियन नेशंस का। ठीक है, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है, जो सेक्रेटेरिएट है, वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, अगर हम इसके स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ के बारे में बात करें कि कौन कौन से इसकी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, देन साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम SARSO कहते हैं, जो कि ढाका के अंदर है। देन सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसको हम SDF के नाम से जानते हैं, भूटान के अंदर है। देन सार्क आर्बिट्रेरियन काउंसिल, जिसको हम SARCO के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान में है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इसमें ये जो है ये रीजनल कॉपरेशंस के लिए बनाया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है सभी साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं कि लास्ट मेंबर कौन है जिसने सार्क को ज्वाइन किया है। ठीक है, कौन सा ऐसा मेंबर है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने रिसेंटली ही सार्क को ज्वाइन किया है इन अप्रैल 2007। देन स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके आपको प्रिंसिपल्स भी मेंशन करने हैं। देन इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर कवर करना है। देन आपको बताना है कि आखिरकार सार्क है क्या एंड इंडिया का क्या रोल है सार्क के अंदर। सार्क का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, देन क्या इसका इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, ये सब आपको यहाँ पर बताना है। सो इस प्रकार आप इसका शॉर्ट नोट्स जो है लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंडिया एंड द WTO, यानी कि भारत एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या एंड उसमें इंडिया का क्या अहम रोल है। ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है नेम। नेम की आप फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, नेम की जो फुल फॉर्म है अगर हम बात करें तो नेम जो है वो आपके जो प्रिंसिपल्स आप पढ़ते हैं उसके अंदर आपने इसको पढ़ा है। फर्स्ट प्रिंसिपल यही था जब इंडिया जो है आज़ाद हुआ था एंड जब उसको अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं बनानी थी, तो उसने सबसे पहले इसी चीज़ को अपनाया था। इसका नाम है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ठीक है, कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब ये जो है इंडिया जो है आज़ाद हुआ था तो देखिए 1945 की बात है, 1946 की बात है कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो चल रहा था वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, मुझे पता है, आपको पता है कि कौन सा इवेंट 1945 1946 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जिसमें हथियारों के साथ नहीं लड़ा गया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा वो इवेंट था जो 1945 1946 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बिटवीन द टू ब्लॉक्स। अब देखिए 2 ब्लॉक्स थे, एक तो था USA का एंड दूसरा था USSR का। ठीक है, अब देखिए USA जो था वो अपने आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा था जो कि थी न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, यानी कि वो जो था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था एंड जो USSR था वो किसको सपोर्ट करता था, कम्युनिज्म को, सोशलिज्म को। तो अब देखिए जैसे ही जैसे ही इंडिया जो है आज़ाद होता है तो उसके सामने ये 2 नेशंस होते हैं। ठीक है, जिनके जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ होती हैं, तो ये सोचते हैं हम किसको सपोर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हैं जो जवाहरलाल नेहरू जो कि आर्किटेक्चर माने जाते हैं हमारी इंडिया फॉरेन पॉलिसी के, वो डिसाइड करते हैं कि ना ही हम USA के ब्लॉक को
प्रमोट करेंगे, ठीक है, और ना ही यूएसएसआर के ब्लॉक को प्रमोट करेंगे। यानी कि हम ना ही हम यूएसए के साथ हैं, ना ही हम यूएसएसआर के साथ हैं, ठीक है। एंड हम जो है अपनी इंडिपेंडेंटली जो है फॉरेन पॉलिसी को बनाएंगे। तो इसलिए इन्होंने इस नेम को, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, इन्होंने स्टार्ट किया था। अब देखिए इसका क्या रेलेवेंस है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या रेलेवेंस है नेम का, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर नेम को जो है एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट नॉट, जो कि है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। भारत एंड पाकिस्तान के कैसे रिलेशंस रहे हैं, कौन कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट रहे हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ रहे हैं जिनके दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट जो है बना रहता है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे रिलेशंस रहे हैं, शुरुआत से ही रिलेशंस ऐसे रहे हैं या फिर बीच में सभी सुधरे भी हैं, एंड जो रिसेंटली जो भी इश्यूज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को एक्सप्लेन करना है। ये जो है बेसिकली आपकी जो यूनिट 4 है उसके अंदर से पूछा गया है, जिसमें आपको जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके साथ जो भी इसके रिलेशंस हैं वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान का रिलेशंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंडियाज़ रोल इन सार्क। अगेन सार्क के अंदर क्या रोल है, इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देन इंडिया एट WTO, ये भी सेम है, भारत का क्या रोल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। देन रेलेवेंस क्या है नॉन अलाइंड मूवमेंट का, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो देखिए ये इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की बात करें तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो नेम है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इंडिया एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन सार्क एंड इंडियाज़ रोल इन सार्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये तीन जो टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन स्टूडेंट्स ये जो इंदिरा डॉक्ट्राइन है, ये जो मोदी डॉक्ट्राइन है, इसी के साथ जो गुजराल डॉक्ट्राइन है, जो नेहरू डॉक्ट्राइन है, इस प्रकार के टॉपिक भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स अगर हम रिलेशंस के बारे में बात करें तो इसके देखिए इस यहाँ पर पूछे गए हैं, एक तो इंडिया रसिया रिलेशन एंड दूसरा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो देखिए बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस इन 21st सेंचुरी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर जो म्यांमार के साथ इसके रिलेशंस है वो पूछे जा सकते हैं, या फिर श्रीलंका के साथ कैसे रिलेशंस है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इन शॉर्ट नोट्स को बेहतर तरीके से कर देते हैं तो आप एक जो लास्ट का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिनमें से आपको यानी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, आप उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन साथ ही जो आपकी लास्ट यूनिट है जिसके अंदर आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड ये जो है थर्ड जो है इसके अंदर ब्रिक्स, जिसके अंदर आ जाता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड साथ ही जो एशियान है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड जो कश्मीर का इश्यू है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप टोटल मिलाकर इन टॉपिक्स को बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप जो है बेहतर तरीके से शॉर्ट नोट्स का जो क्वेश्चन आता है उसको आप बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट नोट्स जो कि पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं। एंड साथ ही हमने कुछ आपको शॉर्ट नोट्स भी बताए जिनकी मोस्ट प्रोबेबली है, जिनकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर वो देखने को मिल जाएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने यहाँ पर बताया है इन शॉर्ट नोट्स को आप बेहतर तरीके से करें, इनसे अलग बिल्कुल भी शॉर्ट नोट नहीं पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड करते हुए आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन, आप प्लीज़ बताएं कि स्क्रीन पर नज़र आ रहे ये कंट्रीज़ किस ग्रुप के, किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। एज सुन एज पॉसिबल आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये किस ग्रुप के, किस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं।